हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, हम लोग एनसीईआरटी 12th का बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अध्याय नंबर है 3 और अध्याय का नाम है मानव जन्म। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का 5 वीडियो बना दिया है, यह छठा वीडियो है। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं ताकि यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ सके। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यह 12th की बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं आपको 12th का बायोलॉजी कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। अगर आप भी 12th के बायोलॉजी की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पे आपको मिल सके। चलिए अब बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है पहला, सगभरता तथा भ्रूणीय परिवर्धन। चलिए जानते हैं। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषक कोरक पर उंगली जैसी संरचनाएं उभरती है, जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं। फ्रेंड्स, आपको ये पोषक कोरक क्या होता है और ये अंतरोपण क्या होता है ये नहीं पता है तो आप पिछला वीडियो देखिए, 5वां पार्ट, उसमें मैंने इसको बताया है। ठीक है, तो भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात पोषक कोरक पर उंगली जैसी संरचनाएं उभरती है, उंगली जैसी, इस तरह की उंगली जैसी संरचनाएं उभरती है, जिन्हें जरायु अंकुरक कहते हैं। ये जरायु अंकुरक गर्भाशयी ऊतक और मातृ रक्त से आच्छादित होते हैं। जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ अंतरागुलियुक्त हो जाते हैं तथा संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को गठित करते हैं, जिन्हें अपरा या प्लेसेंटा कहा जाता है। यानी आपको समझना इसमें यह है कि जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, जरायु अंकुरक और गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और जुड़ करके संयुक्त रूप से परिवर्धनशील भ्रूण और मातृ शरीर के साथ एक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की गठन करते हैं, जिसे अपरा या प्लेसेंटा कहते हैं। साधारण भाषा में इसे हम लोग नाल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे जानते हैं। यहाँ पे अपरा भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण पदार्थ की आपूर्ति एवं कार्बन डाइऑक्साइड तथा भ्रूण द्वारा उत्पन्न उत्सर्जित अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का कार्य करता है। यानी अब जो भ्रूण बना है शिशु में, ये भ्रूण बना है, इसको पोषण चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए ना, तो वो क्या पहुंचाता है, वो अपरा ही पहुंचाता है। साथ ही उसमें कुछ उत्सर्जित पदार्थ होगा। उत्सर्जित पदार्थ मतलब वेस्ट मटेरियल, जिसका कोई काम नहीं है, खराब वस्तु है, खराब चीज है, उसको शरीर से बाहर निकालना है, तो वो भी काम अपरा करता है। अपरा कौन कौन सा काम करता है, तो ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ पहुंचाना वहां तक, और वहां पे जो उत्सर्जी यानी खराब पदार्थ हैं उन्हें शरीर से बाहर निकालने का कार्य ये अपरा करता है। यह अपरा एक नाभि रज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, जो भ्रूण तथा सभी आवश्यक पदार्थों को अंदर लाने तथा बाहर ले जाने में मदद करता है। यानी ये भ्रूण का जो भी आवश्यकता है उसे पूर्ति करता है, जो एक्स्ट्रा है उसे बाहर निकलता है, जिस चीज की कमी है उसे अंदर लेकर के आता है। अपरा अंतःस्रावी ऊतकों का भी कार्य करता है और अनेकों हार्मोनों जैसे मानव जरायु गोनेडोट्रोपिन, जिसे HCG कहते हैं शॉर्ट में, ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन जिसे APL या फिर मानव अपरा लैक्टोजन कहते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोजन आदि उत्पादित करता है। यानी अपरा हार्मोन को भी रिलीज करता है। किसको किसको, HCG को, उसके साथ ही HPL को, एस्ट्रोजन को और प्रोजेस्टेरोजन को भी ये उत्पादित करता है। इसमें लेकिन आपको याद रखने की बात ये है, और ये अवश्य आपको पता होना चाहिए, कि यह HCG और APL और रिलैक्सिन स्त्री में केवल सगभरता की स्थिति में ही उत्पादित होते हैं। यानी ये जो तीनों हार्मोन है, HCG, APL और रिलैक्सिन, ये तीनों तभी स्रावित होते हैं जब सगभरता हुआ हो, यानी शिशु हो, नहीं हो तो ये स्रावित नहीं होते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हार्मोन है वो स्रावित पहले भी होते हैं।
अब देखिए, इसके अलावा जो दूसरे हार्मोन हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रोजन, कार्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायराक्सिन इत्यादि जो हैं वो सकभरता के दौरान कई गुना अधिक मात्रा में स्रावित होते हैं, जो भ्रूण के उपापचयी क्रियाओं एवं परिवर्धन के लिए सहायता करते हैं। अब देखिए, अंतरोपण के तुरंत बाद अंतर कोशिका समूह बाह्य त्वचा नामक एक बाहरी स्तर और अंत त्वचा नामक एक भीतरी स्तर में विभाजित हो जाता है। अब क्या होता है, जब ये अंतरोपण हो जाता है उसके बाद जो भ्रूण होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है, तो दो। एक होता है बाह्य त्वचा में, एक होता है ये बाह्य त्वचा में, और दूसरा होता है अंत त्वचा में, अंतस त्वचा में, ठीक है, अंतस त्वचा में विभाजित होता है। और कुछ समय बाद इसके बीच में भी एक परत बन जाता है जिसे हम कहते हैं मध्य जनस्तर, मध्य जनस्तर, ठीक है। तो क्या होता है, अंतरोपण के बाद भ्रूण में दो परत बनता है, एक बाह्य त्वचा, एक अंतः त्वचा। उसके कुछ समय बाद इसके अंदर एक और परत बनता है जिसे हम कहते हैं मध्य जन स्तर। अब ये तीन स्तर बन जाते हैं और ये तीनों ही स्तर वयस्कों में सभी अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि इस अंतर कोशिका समूह में कुछ निश्चित तरह की कोशिकाएं, जिन्हें स्टेम कोशिकाएं कहते हैं, समाहित रहती हैं, जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों एवं ऊतकों को उत्पन्न कर सकती हैं। यानी यहीं से शुरुआत होती है, जो बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा होता है, उसके बाद उसमें जो तीसरा त्वचा बनता है जिसे हम मध्य जन स्तर कहते हैं, यही तीनों त्वचा मिलकर के बाद में मनुष्य की सभी अंगों की रचनाएं करती है। और क्यों सभी अंगों की रचनाएं करती है, क्योंकि इनमें एक विशेष कोशिका पाई जाती है जिसे हम स्टेम कोशिका कहते हैं। इन्हीं की सहायता से इनमें क्षमता होती है कि ये शरीर के किसी भी अंगों को उत्पन्न कर सकती हैं। सकभरता के विभिन्न महीनों में भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं? मानव में सकभरता की अवधि 9 महीने की होती है। क्या आप जानते हैं कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में यह अवधि कितने महीनों की होती है? पता करें। फ्रेंड्स, ये आपके लिए होमवर्क है। आप ऐसे यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो आप नेट तो यूज करते ही हैं। आपको यह सर्च करके बताना है कि कुत्ते, हाथियों, बिल्लियों में यह कितने दिन की होती है सकभरता, यानी जो जनन अवधि होती है, मतलब कितने दिन में वो बच्चा पैदा करते हैं। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि भ्रूण परिवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, यानी कोई स्त्री जब गर्भवती होती है तो उसमें कौन कौन से लक्षण होते हैं जो दिखाई देते हैं। ये तो आप सभी को पता ही होगा, फिर भी आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन ये जरूर बताइएगा कि हाथियों, कुत्तों में ये कितने दिनों का होता है। मानव में 1 महीने की सकभरता के बाद भ्रूण का हृदय निर्मित होता है, यानी 1 महीना जैसे ही बीतेगा हृदय निर्मित हो जाएगा। एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत सिथोस्कोप को फ्रेंड्स हम लोग आला कहते हैं अपने भाषा में, साधारण भाषा में, लोकल भाषा में लोग क्या कहते हैं, आला। सिथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यान पूर्वक सुना जा सकता है। क्योंकि 1 महीने के बाद उसमें हृदय बन जाता है, यानी दिल बन जाता है, इसलिए 1 महीने बाद हम सिथोस्कोप यानी आला से उस बच्चे की धड़कन को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं। सकभरता के दूसरे माह के अंत तक भ्रूण का पाद और उंगलियां विकसित हो जाती है। उंगली बन जाएगी दूसरे महीने में। 12वें सप्ताह यानी पहली तिमाही के अंत तक सभी प्रमुख अंग तंत्रों की रचना हो जाती है, यानी जितने प्रमुख अंग तंत्र है वो भी विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए पाद एवं बाह्य जनन अंग अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं, यानी तीसरे महीने यानी 12वें सप्ताह के स्टार्टिंग में ही यह प्रमुख अंग विकसित हो जाता है, जनन अंग भी विकसित हो जाता है। यानी यहाँ पे पता लग सकता है कि जो बच्चा पल रहा है गर्भ में वह शिशु किस लिंग का है, लड़का है या फिर लड़की है। और इसी की लोग जांच कराते हैं अल्ट्रासाउंड के द्वारा, जो कि कानूनन अपराध है। आप लिंग जांच नहीं करा सकते हैं, लेकिन फिर भी लोग कराते हैं, जो नहीं कराना चाहिए।
गर्भावस्था के 5वें माह के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उगना सामान्यतः देखा जा सकता है। यानी 5वां महीना आता है तो शिशु लात पाँव मारने लगता है, चलने लगता है, उसके सर पे बाल आने लगते हैं। लगभग 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं। यानी जितना शरीर उस पर कोमल, आप देखे ही होंगे, बहुत भूरा भूरा पतला पतला बाल निकलता है। आंखों की पलकें अलग अलग हो जाती हैं और ब्रौनियां बन जाती हैं, यानी आंख भी विकसित हो जाता है। गर्भावस्था के 9 माह में के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, आपने जाना इसमें कि जो अपरा बनता है, प्लेसेंटा बनता है, वो क्या करता है? तो वो क्या करता है, मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ कि प्लेसेंटा क्या करता है। तो आवश्यक पोषक पदार्थों और ऑक्सीजनों को वहां तक, भ्रूण तक पहुंचाता है तथा वहां से उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। साथ ही वह कुछ महत्वपूर्ण हार्मोनों का स्रावन करता है। उसके बारे में मैंने ऊपर ही आपको बताया। उसके बाद जब भ्रूण विकसित होने लगता है तो 1 महीने के बाद उसमें हृदय बन जाता है, यानी उसका दिल बनता है। दूसरे माह में उंगलियां वगैरह बन जाती हैं। तीसरे माह की शुरुआत में उसके प्रमुख अंग तंत्र विकसित होने लगते हैं और 5वां महीना में वो पहली बार गति करता है और 9वें महीना के अंत तक क्या होता है, वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। प्रसव के लिए तैयार होने का मतलब जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब है प्रसव एवं दूध स्रवण। अब प्रसव यानी वही डिलीवरी जिसे हम कहते हैं, और दूध स्राव मतलब दूध का निकलना। मानव में सगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 महीने होती है, जिसे गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। सगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। यहाँ पे मैं आपको फ्रेंड्स बताना चाहूंगा, आपको जब मैंने ये बताया था, गर्भाशय का चित्र बना करके गर्भाशय के बारे में बताया था, तो बताया था यहाँ पे अंडाशय होता है और ये कैसा होता है, वी शेप में होता है, यानी वी के जैसा होता है गर्भाशय। ऊपर चौड़ा होता है और नीचे पतला होता है और इसी में शिशु रहता है। लेकिन जब शिशु पूर्ण विकसित हो जाता है तो इसमें संकुचन शुरू होता है। संकुचन होने का मतलब ये पतला होने लगता है। किधर से पतला होता है? ये ऊपर से पतला होता है, इधर से ये पतला होगा और इधर से ये, यानी ये इधर से पतला होने लगता है और ये फैलने लगता है। जब ये प्रसव होने लगता है उस समय क्या होता है, ये ऊपर से पतला हो जाता है, यानी ये कैसा हो जाता है, इस तरह से ऊपर वाला भाग पतला होने लगता है और नीचे वाला भाग चौड़ा हो जाता है। ये वाला जो पतला था ये आकर के यहाँ चौड़ा हो जाता है और ये वाला भाग ऊपर वाला जो चौड़ा था वो पतला हो जाता है, जिसके कारण शिशु पर नीचे की तरफ दबाव पड़ता है और शिशु योनि के रास्ते से शरीर से बाहर आता है। अब देखिए, गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशुजन या प्रसव कहा जाता है। ठीक है, प्रसव एक जटिल तंत्री अंतःस्रावी क्रिया विधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्व विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया ही, ऊपर से क्या होता है, गर्भाशय संकुचित होने लगता है, यानी सिकुड़ने लगता है और नीचे फैलने लगता है, जिससे जो शिशु इधर था आराम से वो उस पर नीचे की तरफ दबाव पड़ता है और वो शिशु इधर से बाहर निकलता है और योनि के माध्यम से शरीर से बाहर आ जाता है। कभी कभी यही गर्भाशय की दीवार जब नहीं संकुचित होती है सही तरीके से, तो डॉक्टर क्या करता है, इसमें इंजेक्शन देता है। क्या करता है? इंजेक्शन देता है, जिससे ये संकुचित होता है और शिशु का जन्म हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं स्त्री की स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इसमें दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दूध स्रवण कहते हैं। यानी जैसे ही सगर्भता कंप्लीट होती है, प्रसव होता है, उस टाइम तक इसमें दूध बन जाता है, दूध बनने लगता है, तैयार हो जाता है और इसे कहीं को ही हम दूध स्रवण कहते हैं। यह माँ को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद कर देता है। दूध स्रवण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या
खीस कहते हैं, जिनमें कई तरह के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ महीनों तक शिशु का स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर भी देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रथम चरण में जो दूध निकलता है वो बहुत ही खास होता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोधी पदार्थ और एंटीबॉडी होते हैं, जिनसे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और शिशु को बीमारी नहीं होता है। फ्रेंड्स, पहले के लोग क्या करते थे कि माँ का दूध नहीं पिलाते थे, तो उसी समय उनमें कई तरह की एंटीबॉडी नहीं बनती थी, इसलिए तरह तरह की बीमारियां भी होती थी। लेकिन अब यह स्ट्रिक्टली अलाउ कहा जाता है कि जन्म के बाद बच्चे को केवल माँ का ही दूध देना चाहिए, ताकि उनमें जो एंटीबॉडी हैं, प्रतिरोधी क्षमता है, उनका विकास हो सके। इसके साथ ही यह चैप्टर समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, खराब लगा है तो डिसलाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।